हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और यहाँ हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जहाँ पर आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस सॉल्व। एक्सरसाइज 5.4 जो आपकी एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज के नाम से भी है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ कि इसके नाम में ये जो ऑप्शनल वर्ड है इस पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप इसको नहीं करके जाएंगे। अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बहुत 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 अच्छे से करके जाने ही पड़ेंगे। तो हम देखते हैं इस ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं इसमें। विच टर्म ऑफ द AP दिस, एक AP हमें गिवन है, ये कह रहे हैं इसकी कौन सी टर्म है इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो कि इस AP की सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी। यहाँ हमें दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव टर्म्स दिख रही हैं, लेकिन हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर्स हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले 121 था, फिर 117 है, फिर 113 है, और कोई छोटा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा नंबर आएगा, होते 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 कहीं पर ऐसा आएगा कि नेगेटिव नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर सारी टर्म्स कैसी आएंगी, नेगेटिव टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी। हमें ये बताना है सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी पोजीशन पर आएगी। 10th नंबर पर सब पहली नेगेटिव टर्म आएगी या 25th नंबर पर पहली नेगेटिव टर्म आएगी, कौन सी इसकी पोजीशन पर सबसे पहली नेगेटिव टर्म आएगी। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी हमें वो टर्म फाइंड करनी है जिसके लिए जिसकी जो वैल्यू है जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है, लेस देन 0 है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारी जो टर्म है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। तो सपोज यहाँ पर लिखा हुआ आता है -2, पहली नेगेटिव टर्म -2 है ना, उसकी अगली नेगेटिव टर्म कुछ और है। तो ये -2 क्या है, इसको हम an से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर n हमें मालूम नहीं है कि n क्या है, वो n एक्चुअल में हमें फाइंड यहाँ पर करना है। विच टर्म ऑफ द AP, यानी हमें n फाइंड करना है। तो हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि ये जो हमारी टर्म है ये लेस देन 0 होनी चाहिए। और हमें ये भी पता है कि an ये किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये लिख सकते हैं हम इसकी जगह। तो an लेस देन 0 है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस शुड बी लेस देन 0, ये लेस देन 0 होनी चाहिए। अब ये जो ऊपर वाली AP हमें दिखाई दे रही है, AP हमें क्या गिवन है, 121, 117, 113 एंड सो ऑन। तो A यानी फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 121, D यानी कॉमन डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है 117 माइनस 121, तो ये कितना आ गया -4। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपना जो हमने ये ऊपर लिखा था उसमें। तो A की जगह लिख देते हैं 121 प्लस n तो हमें पता ही नहीं है, हमें फाइंड करना है n-1, और D की जगह रख देते हैं -4, दिस इज लेस देन 0, ये हमें नेगेटिव चाहिए। तो 121 ब्रैकेट ओपन करते हैं, -4 इंटू n हो गया -4n, और -1 इंटू -4 हो गया +4, दिस शुड बी लेस देन 0। तो 121 प्लस 4 हो गया 125, 125 माइनस 4n, ये 0 से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस 4n को अगर मैं उधर ले जाऊँ 125 शुड बी लेस देन 4n, या अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो 4n है ये बड़ा होना चाहिए 125 के से। एक ही बात है, 125 4n से छोटा होना चाहिए या 4n 125 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 4 से कर देते हैं डिवाइड, 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, n जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 125/4 से, यानी n बड़ा होना चाहिए। डिवाइड करते हैं इसको तो क्या मिलेगा हमें 31.25 से। n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद हमें सारी नेगेटिव टर्म्स मिलेंगी। तो 31.25 ये तो n की वैल्यू नहीं हो सकती। 31.25 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है 32। इसका मतलब क्या है, जो पहली नेगेटिव टर्म हमें मिलेगी वो किस पोजीशन पर मिलेगी, 32 पोजीशन पर हमें पहली नेगेटिव टर्म मिलेगी, और उसके बाद फिर आगे की सारी टर्म्स भी कैसी होंगी, नेगेटिव ही होंगी। लेकिन हमें तो सिर्फ क्या बताना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहाँ होगी। तो हमारा n क्या आ गया, n हमारा आ गया 32।
हमें पता है 31.25 इस पोजीशन से आगे हर पोजीशन पर नेगेटिव नंबर है इस एपी में। तो 31.45 या एन जो है वो हमारा कोई डेसिमल नंबर तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 32 पोजीशन पे पहली नेगेटिव टर्म लिखी है और उसके बाद वाली हर एक पोजीशन पर भी नेगेटिव टर्म ही लिखी हुई है। तो ये है हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। कोई एपी हमें गिवन है, उसकी थर्ड टर्म यानी A3 और सेवेंथ टर्म, इन दोनों का सम यानी A3 प्लस A7, ये हमें कितना गिवन है, 6 गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, देयर प्रोडक्ट इज 8। इन्हीं दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, A3 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में, A7 के साथ में, तो आपको मिलेगा 8। ये दोनों बातें हमें गिवन है। फाइंड हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी की फर्स्ट 16 टर्म्स का सम यानी S16 हमें फाइंड करके बताना है। सम फाइंड करना है तो हमें ए डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। एन तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जितने भी टर्म्स का सम फाइंड करना है वही हमारा एन है, तो एन तो हमारा 16 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हमें ए और डी फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। A3 प्लस A7 कितना है, 6 है, और A3 क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि AN क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, और A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 2D। ऐसे A7 क्या बन जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 60। तो हमें क्या मिला, A प्लस 2D प्लस A प्लस 60 इज इक्वल टू 6। A प्लस A हो गया 2A प्लस 2D प्लस 60 हो गया 8D, दिस इज इक्वल टू 6। सारे इवन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, क्या मिल जाएगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4D। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है वो ये है कि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट वो इक्वल है 8 के, दोनों का प्रोडक्ट 8 के इक्वल है। तो प्रोडक्ट करते हैं, A3 यानी A प्लस 2D, इसमें मल्टीप्लाई करें हम A7 यानी A प्लस 60 इज इक्वल टू 8, ये हमें गिवन है। अब जब तक यहाँ पर A भी प्रेजेंट है और D भी प्रेजेंट है, दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तब तक तो हमें इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, ये जो A की वैल्यू हमने निकाली थी वो A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम इस वाली इक्वेशन में। तो ये सपोज हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट में से A की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ पर भी A दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 माइनस 4D। तो पहला ब्रैकेट क्या बन जाएगा, 3 माइनस 4D, A की जगह लिख दिया, प्लस का 2D पहले से ही है यहाँ पर, उसको भी लिख लिया। और दूसरा ब्रैकेट क्या बन गया, A की जगह लिख दिया 3 माइनस 4D और प्लस 60 पहले से ही था, उसको भी लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 8, ऐसा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये माइनस 4D प्लस 2D ये बन गया माइनस 2D, तो यहाँ तो हो गया 3 माइनस 2D, और यहाँ क्या हो गया, 3 तो है ही, माइनस 4D प्लस 60 ये बन गया प्लस 2D, 3 प्लस 2D इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या बन गया, A प्लस बी, A माइनस बी, किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगाकर हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास LHS में, 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी 9 माइनस 4D स्क्वायर ये इक्वल आ गया 8 के। तो माइनस 4D स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 8 माइनस 9 यानी माइनस 1, माइनस माइनस हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, D स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4 को उधर ले गए, 1/4। D का स्क्वायर 1/4 है, तो D हमारा क्या हो सकता है, D हमारा या तो प्लस का 1/2 हो सकता है या फिर माइनस का 1/2 हो सकता है। तो D की हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल कर आ गई, या तो D प्लस का 1/2 है या फिर D माइनस का 1/2 है। ठीक है, क्योंकि प्लस 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होता है और माइनस 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 ही होता है। आगे सॉल्व करते हैं हम, D की वैल्यू तो आ गई, ये वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें तो हमें मिलेगी A की वैल्यू। तो D हमारे पास क्या क्या आ गया है, D हमारे पास आ गया है
डी हमारे पास आ गया है +-1/2 और हमें क्या पता है कि ए किसके इक्वल है 3 - 4d के। ए इक्वल है 3 - 4d के। ठीक है, तो दो अलग अलग केसेस हमारे पास बनेंगे। हमें एक बार d को रखना पड़ेगा +1/2, एक बार d को रखना पड़ेगा -1/2। तो हमारे पास दो अलग अलग AP निकल कर आएंगी। एक AP वो होगी जिसमें a और d कुछ डिफरेंट होंगे। अगर d +1/2 हम रखेंगे तो a की कुछ और वैल्यू निकल कर आएगी, तो एक अलग AP बनेगी। जब हम d को -1/2 रखेंगे तो a की कुछ और वैल्यू निकल कर आएगी और उससे एक अलग AP फॉर्म होगी। तो हमारे पास दो अलग अलग AP यहाँ पर बनने वाली हैं। और फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, S16, इस AP की 16 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो जब AP दो डिफरेंट हैं तो सम भी हमारे पास दो अलग अलग निकल कर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं केस 1। केस 1 हमारा क्या है कि d हम मानकर चल रहे हैं कि d हमारा +1/2 है। a कितना हो जाएगा 3 - 4 × 1/2, कैंसिल हो गया ये, 2 2 4। तो a कितना निकल कर आ गया 3 - 2 यानी a आ गया 1। तो जब हमारा d 1/2 है प्लस का, तो a हमारा कितना है, a है हमारा 1। ए और डी हमें मिल गए तो हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमसे पूछा है S16 निकालते हैं। S16 निकालने का मतलब क्या है कि जो हमारा n है वो हम क्या लेकर चल रहे हैं, 16 लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो S16 कितना हो जाएगा n/2 यानी 16/2 इंटू 2a यानी 2 × 1 प्लस n-1 यानी 16 - 1 इंटू d यानी 1/2। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, हर जगह बहुत सारी जगह अब तक हम ये फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं, ये तो आपको अब तक बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। सॉल्व करते हैं इसे, तो S16 हमारे पास कितना निकल कर आएगा, ये तो हो गया 8, ब्रैकेट में क्या बन गया 2 प्लस 15/2 और सॉल्व करते हैं तो 8 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 + 15 यानी ये आ गया 8 × 19/2, कैंसिल कर दो इसे, यानी 19 × 4। तो हमारे पास सम क्या निकल कर आ गया, S16 हमारे पास निकल कर आ गया, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 76। ठीक है, ये तो हो गया केस 1। अब हम सॉल्व करते हैं केस 2। केस 2 कौन सा है, जिसमें हो सकता है d की वैल्यू -1/2 हो, ज़रूरी थोड़ी ना d प्लस का 1/2 हो। अगर d -1/2 है तो a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 3 - 4d, 3 - 4 इंटू -1/2। तो ये अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 प्लस, ये कैंसिल हो गए 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस हो गया, तो 3 + 2 यानी a हमारा हो गया इस बार 5। a हमारे पास 5 है, d हमारे पास -1/2 है और n तो हमें पता है हमारे पास वही है 16। हमें क्या फाइंड करना है, S16 हमें फिर से फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा n/2 यानी 16/2 इंटू 2a यानी 2 × 5 प्लस n-1 यानी 16 - 1 इंटू d कितना है -1/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया 8, यहाँ हो गया 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 × 1/2 यानी -15/2, क्योंकि ये माइनस था, माइनस प्लस हो गए माइनस। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2 आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया 20 - 15, तो हमारे पास आ गया 8 × 5/2, कैंसिल कर देते हैं, यानी 4 × 5। तो सम हमारे पास निकल कर आ गया इस बार 20। तो इस केस में S16 जो है वो 20 निकल कर आएगा। तो दो अलग अलग एपी आपको यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं, और क्योंकि दो अलग अलग एपी बन रही हैं, दो अलग अलग एपी क्यों बन रही है, क्योंकि हमारे पास डी की दो वैल्यूज़ निकल कर आई हैं। दो अलग अलग एपी बन रही है, इसलिए 16 टर्म्स का सम भी हमारे पास दो अलग अलग निकल कर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक लैडर है जिसके रंग्स यानी जो बीच में लकड़ियाँ लगी होती हैं लैडर के, उनको हम रंग्स कहते हैं। तो एक लैडर है जिसके रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। एक हमारे पास लैडर है, सीढ़ी है, उसमें रंग्स लगे हुए हैं, रंग्स यानी ये जो बीच बीच में जिस पे पैर रख के हम चढ़ते हैं
वो रंग्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। इनके रंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस भी कितना है, ये भी है 25 सेंटीमीटर। तो ये जो रंग्स हैं ये 25 सेंटीमीटर दूर हैं। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ये जो रंग्स हैं इनकी लेंथ कम होती जा रही है। जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने लेटर कैसी बनाई है, ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा रंग, फिर उससे छोटा, ऊपर जैसे हम जाते जा रहे हैं रंग्स की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। किस तरह से कम हो रही है, यूनिफॉर्मली कम हो रही है। यूनिफॉर्मली कम हो रही है यानी इसकी लेंथ क्या बना रही है, एपी। मतलब अगर ये वाला रंग इससे 2 सेंटीमीटर छोटा है तो ये वाला भी इससे 2 सेंटीमीटर छोटा है, उससे अगला वाला भी इससे 2 सेंटीमीटर छोटा है। इस तरह से यूनिफॉर्मली ये डिक्रीज हो रहे हैं। और हमें क्या दिया है कि जो सबसे नीचे वाला रंग है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर। ये वाला जो रंग है ये 45 सेंटीमीटर का है, और जो टॉप पर रंग है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का। तो ये वाला जो रंग है ये 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक एपी में ये रंग्स की लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो अगर ये रंग्स की लेंथ एक एपी बना रही है तो इस एपी की हमें क्या मिल गई है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिल गई है, और ये क्या मिल गई है, ये इस एपी की लास्ट टर्म मिल गई है। और क्या बोल रहे हैं, इफ़ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। ये जो टॉप रंग है और ये जो बॉटम रंग है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर का मतलब क्या है, ये हो गया 5/2 मीटर। तो इसे अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो 5/2 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये 50 इंटू 5 यानी 250 सेंटीमीटर का ये पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। वॉट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। हमें बताना है ये सारे रंग्स बनाने के लिए कितनी वुड लगेगी। कैसे निकालेंगे, हमें ये एक्चुअल में ये सारी की सारी जो लेंथ्स हैं ये ऐड करके बतानी है, ताकि हम बता सकें कितने सेंटीमीटर वुड इसको बनाने में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो 45 सेंटीमीटर ये है, फिर ये जितनी भी है प्लस ये जितनी भी है प्लस ये जितनी भी है प्लस ये जितनी भी है, और कहाँ तक, प्लस 25 तक। ये सारा सम हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक एपी बन रही है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। और हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 45, ठीक है, ये वाली। और इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो है 25, ये हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हमें सम फाइंड करना है, लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, तो सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट हमारे पास बचती है सम निकालने के लिए, कि हमें n पता चल जाए। n पता चल जाएगा तो हम n टर्म्स का सम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से, हमें पता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इससे हम बड़े आराम से फिर सम निकाल सकते हैं। तो ये हम n यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस यहाँ से यहाँ तक का, ये 250 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये जो एक छोटा इसका पार्टीशन है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा स्पेस है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये पूरा स्पेस डिवाइडेड है 250/25 यानी 10 पार्ट्स में ये पूरा स्पेस डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास एक स्पेस है और मैं यहाँ पर लकड़ियाँ लगाकर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, तो मुझे इसमें कितनी लकड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। एक लकड़ी लगाकर यह काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी एक लकड़ी लगानी पड़ेगी और यहाँ पर भी, है ना। तो दो अगर मैं 2 पार्ट्स में स्पेस को डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे कितनी लकड़ियाँ लगानी पड़ी, मुझे एक्चुअल में 3 लकड़ियाँ लगानी पड़ी, 1 2 3। कब, जब हम डिवाइड कर रहे हैं इस स्पेस को 2 पार्ट्स में, ठीक है। ऐसे ही सपोज मैं कहूँ कि इस स्पेस को आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक लैडर बनानी है इसको, उसमें ऐसे 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 करके 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड रहना चाहिए यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सिर्फ 2 लगा के ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, नहीं, हमें इसको यहाँ से भी बंद करना है और यहाँ से भी बंद करना है। तो हमें एक यहाँ लगानी पड़ेगी 3 और एक यहाँ लगानी पड़ेगी 4। तो जब आपको इस स्पेस को डिवाइड करना पड़ा कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, तो रंग्स कितने लगेंगे इसमें, 1 2 3 4, 4 रंग्स लगेंगे।
तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जितने भी पार्ट्स में ये स्पेस डिवाइडेड है, क्योंकि एक रंग ऊपर भी है और एक रंग नीचे भी है, हमें कहीं से भी इसको खाली तो नहीं छोड़ना है, एक रंग यहाँ भी लगाना है, एक रंग यहाँ भी लगाना है। तो नंबर ऑफ रंग्स नंबर ऑफ पार्ट्स से 1 ज़्यादा होगा। क्या लिख सकते हैं हम कि जो नंबर ऑफ रंग्स हैं, नंबर ऑफ रंग्स यही एक्चुअली हमारा n है। क्यों? उतने ही तो टर्म्स इस एपी में आएंगे जितने नंबर ऑफ रंग्स होंगे। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस ऐसे तो करना है हमें, तो जितने रंग्स हैं उन्हीं की तो लेंथ को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा n और नंबर ऑफ रंग्स यहाँ पर सेम ही है। तो नंबर ऑफ रंग्स कितना होगा, 250/25। इतने पार्ट्स में तो ये स्पेस डिवाइड हो रहा था और उसमें हमें एक और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों तरफ से रंग से बंद है, ऐसा नहीं है कि इधर हमने रंग नहीं लगाया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 + 1 यानी n हमारे पास आ जाएगा 11। एक बार n हमारे पास आ गया फिर तो बहुत ईजी हो गया। अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, S11 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। S11 हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Sn का भी हमने पीछे लिखा था, Sn = n/2 a + l। जब हमें लास्ट टर्म पता है तो वैल्यूज रख देते हैं। n तो हो गया 11/2, a कितना गिवन था हमें 45 और l कितना गिवन था 25। तो ये आ गया 11/2 इंटू, ऐड कर देते हैं इन दोनों को, क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड करके आ जाएगा 70, तो कैंसिल हो जाएगा ये तो 35, यानी ये आ गया 11 × 35। 11 × 35 यानी ये आ गया हमारे पास 385। यानी टोटल वुड जो हमें चाहिए थी वो कितनी लग रही है, उसकी लेंथ कितनी लग रही है 385 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर कंजिक्यूटिवली यानी लगातार नंबर्स पड़े हुए हैं फ्रॉम 1 to 49। तो यहाँ पर एक हाउस नंबर 1 है, फिर हाउस नंबर 2 है, फिर हाउस नंबर 3 है, ऐसे करते 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 हमारे पास क्या है, हाउस नंबर 49 भी है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the number of houses preceding the house number x is equal to the sum of number of houses following it। मतलब क्या हुआ इसका, आपको ये शो करना है कि बीच में कहीं यहाँ पर एक हाउस नंबर x है, हाउस नंबर x, जिसमें स्पेशल बात क्या है कि इस हाउस नंबर x से पहले जितने भी नंबर्स हैं इनका सम, प्रीसीडिंग यानी पहले, इस हाउस नंबर x से पहले जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं इनका सम किसके इक्वल है, सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। इसके बाद जितने भी हाउसेस हैं उन पर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनके सम के बराबर है। एक कोई ऐसा हाउस नंबर यहाँ ज़रूर बीच में है कि उससे पहले के सारे हाउस नंबर्स को आप ऐड करोगे और उसके बाद के सारे हाउस नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको सेम ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि अगर ये हाउस नंबर x है तो इससे पहला वाला जो हाउस नंबर है वो क्या होगा, x - 1, इससे एक कम होगा, और इसके बाद वाला जो हाउस नंबर होगा वो इससे एक ज़्यादा होगा, x + 1 होगा। ठीक है, तो हमें बोल क्या रहे हैं कि ये जो सम है, ये वाला पूरा का पूरा सम, ये किसके इक्वल है, इस पूरे सम के इक्वल है। ये अगर S1 है तो ये क्या है, ये S2 है, S1 और S2 इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 से लेकर हाउस नंबर x - 1 तक के हमारे पास नंबर्स हैं, कंटिन्यूस नंबर्स हैं। तो 1 2 3 से लेकर सपोज यहाँ पर 50 लिखा होता तो ये कितनी टर्म्स होती, 50 टर्म्स होती, या सपोज यहाँ पर 11 लिखा होता तो ये कितनी टर्म्स होती, 11 टर्म्स होती। तो यहाँ x - 1 नंबर लिखा है तो ये कितनी टर्म्स हैं, x - 1 टर्म्स है। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, सम ऑफ x - 1 टर्म्स। तो n की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, x - 1, n कितना है यहाँ पर, x - 1 है, किसके लिए, इन सारे, अगर हम इस पूरी जो एपी बनती हुई दिखाई दे रही है इसके नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सम 2 है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब ये वाला जो सम है यहाँ से अगर हम निकालना शुरू करेंगे तो ये x + 1 तो हमें पता नहीं है, तो ये तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको हम पता नहीं कर पाएंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक का सम और कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ये पूरा 1 से लेकर 49 तक के नंबर्स का सम कर लें और उसमें से फिर हम ये x तक का सम माइनस कर दें, यहाँ से 1 से लेकर
x तक का सम हम यहाँ पर माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यही तो बचेगा x + 1 से लेकर 49 तक के नंबर्स का सम। तो हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, 1 से शुरू करके 49 तक के नंबर्स का पहले हम सम निकाल लेते हैं, और उसमें से फिर हम 1 से शुरू करके ये x तक के नंबर्स का सम, ये वाला सम जो है, ये वाला सम हम कर देते हैं उसमें से माइनस। अगर हम ये वाला सम माइनस कर देंगे इस पूरे सम में से, तो बचा हुआ सम किसके इक्वल आएगा, इसी S2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो S2 किसके इक्वल है एक्चुअल में हमारा, कि अगर हम ये 49 टर्म्स का सम कर रहे हैं S49, और उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं हम, x टर्म्स का सम माइनस कर रहे हैं, यानी SX, वो आ गया S2, या S डैश कह देते हैं इसको, 2 लिखकर ऐसा लग रहा है जैसे 2 टर्म्स का सम कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये S है और ये क्या है, S डैश है। तो S डैश किसके इक्वल आ गया, S49 माइनस SX। इन सारी 49 टर्म्स का सम हमने किया और उसमें से इन x टर्म्स के सम को हमने माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया ये बची हुई टर्म्स का सम। तो और हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ये सम और ये सम इक्वल है, तो यानी सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स, सम ऑफ ये वाली x माइनस 1 टर्म्स, ये 1 2 3 से लेकर x माइनस 1 टर्म्स, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सम ऑफ ये पूरी 49 टर्म्स, उसमें से माइनस कर दें अगर सम ऑफ हम x टर्म्स का, यहाँ से यहाँ तक का सम, ये यहाँ से यहाँ तक का सम जो ब्लू बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, उन सारी टर्म्स का सम माइनस कर दें, तो ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक AP है, 1 से 49 तक भी एक AP है, और 1 से लेकर x तक भी एक AP है। और इन सारी APs में आपको एक और स्पेशल बात दिखाई दे रही होगी, हर एक AP में ये नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, एक AP क्या है, ये x माइनस 1 वाली जो AP है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर, x माइनस 1। ठीक है, ये वाली एपी जो है वो क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 49। और ये वाली जो एपी है ये कहाँ से शुरू है, 1 2 3 से ही शुरू है, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, x है। तो इन सभी एपीज में आपको कॉमन बात क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है सबकी 1 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी सबका 1 है, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1। और आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी, उससे भी पहले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर कोई एपी ऐसी है जिसमें a भी 1 है और d भी 1 है, तो हम सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम सम फाइंड कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ये छोटा सा फॉर्मूला लगाकर हम सम फाइंड कर सकते हैं, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ 49 टर्म्स माइनस सम ऑफ x टर्म्स। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n की जगह यहाँ क्या लिखा है, x माइनस 1, तो इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ पर भी n लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x माइनस 1। तो n, इस पहले वाले n की जगह हमने लिख दिया x माइनस 1, दूसरे वाले n की जगह भी लिख दिया x माइनस 1, और एक प्लस 1 और है साथ में तो वो भी लिख दिया अपॉन 2। ये तो हो गया सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स, दिस इज इक्वल टू किसके, S49, तो n की जगह क्या रखना है यहाँ 49, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 49 प्लस 1 अपॉन 2। इसमें से हम माइनस करें x टर्म्स का सम, तो n की जगह जस्ट हमें x पुट कर देना है, क्या बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। ये 2 2 तो आपको दिखाई दे रहा होगा कैंसिल ही हो जाएंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 तो है, ये माइनस 1 से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 49 इंटू 50, 49 इंटू 50 माइनस, और यहाँ पे बचेगा x इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा बचेगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 50 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1। x के लिए हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, सारी x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस 1 इंटू एक्स तो यहाँ पर है, ये वाली टर्म को उधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 49 इंटू 50,
ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 50। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 50, यानी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 49 इंटू 50 अपॉन 2, कैंसिल कर दो इसे 25। तो एक्स स्क्वायर अगर 49 इंटू 25 है तो x हमारा कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 25, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25। 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, 25 का हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 35, यानी हाउस नंबर 35। ये जो हाउस नंबर हमें ढूंढना था, ये नंबर कौन सा है, ये नंबर हमारे पास आया फाइनली निकल कर 35। अगर यहाँ नंबर 35 है तो आप क्या देखोगे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक 34 तक अगर आप ऐड करोगे, ये क्या हो जाएगा 34 तक के नंबर्स अगर आप ऐड करोगे वो किसके इक्वल आएंगे, अगर 36 से शुरू करके 49 तक के आप नंबर ऐड करोगे तो ये दोनों आप सम आपको इक्वल ही मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक स्मॉल टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड में कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप्स। ऐसे 15 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 15 स्टेप्स हैं। ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, हर एक की जो लेंथ है वो तो 50 मीटर है, हर एक की लेंथ कितनी है 50 मीटर है। और क्या कह रहे हैं, सॉलिड कंक्रीट की ये बनी हुई है। ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1/2 मीटर, हर एक स्टेप की हाइट जो है वो 1/2 मीटर है। ये जो हाइट है ये 1/4 मीटर है। तो ये पहले स्टेप की यहाँ से यहाँ तक हाइट 1/4 मीटर है, दूसरे स्टेप की यहाँ से यहाँ तक हाइट 1/4 मीटर है, तीसरे स्टेप की हाइट 1/4 मीटर है। एंड इट रीड ऑफ 1/2 मीटर, और ये जो है ये वाला ये पार्ट कितना है, यानी ब्रेड्थ कितनी है इसकी 1/2 मीटर, इसकी भी इसकी भी इसकी भी सबकी जो ब्रेड्थ है वो 1/2 मीटर है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, आपको क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना है। टोटल कितना कंक्रीट चाहिए होगा इस टेरेस को बिल्ड करने के लिए। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना चाहते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, कहाँ तक, क्योंकि ये 15 स्टेप्स हैं तो वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप्स तक, ये एक्चुअल में हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, ये V1 कितनी होगी। अब ये क्या बन रहा है, तो एक क्यूबॉइड की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, तो वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए L इंटू बी इंटू एच। लेंथ इसकी कितनी दिखाई दे रही है आपको 50 मीटर दिखाई दे रही है, ब्रेड्थ कितनी दिखाई दे रही है 1/2 मीटर दिखाई दे रही है, और हाइट कितनी दिखाई दे रही है 1/4 मीटर दिखाई दे रही है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैंसिल हो गया ये तो 25, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 25/4 मीटर क्यूब, ये तो है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप की वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप, ये भी कितनी होगी L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी है, इसकी भी 50 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी है, इसकी भी 1/2 मीटर ही है, लेकिन अगर आप इसकी हाइट देखोगे तो 1/4 तो ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये नीचे का पार्ट भी तो कंक्रीट का ही बना हुआ है, तो नीचे का पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 1/4 मीटर ही है, जितना पहले स्टेप की हाइट थी उतना ही है। तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई, अगर हम सेकेंड स्टेप की टोटल हाइट देखना चाह रहे हैं तो इसकी हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट हो गई 1/4 प्लस 1/4, यानी ये हाइट हमारे पास आ गई 1/2 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, हाइट की जगह हम पुट करेंगे 1/2, कैंसिल किया सॉल्व किया, ये आ गया 25/2 इस मीटर क्यूब, ये हो गई सेकेंड स्टेप की वॉल्यूम। ऐसे थर्ड स्टेप की वॉल्यूम निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच। कोई और पेन ले लेते हैं इसके लिए, ये हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप, कितना आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ तो इसकी भी कितनी है 50 मीटर ही है, ब्रेड्थ इसकी भी कितनी है 1/2 मीटर ही है, लेकिन हाइट में अब आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है, ये 1/2, ये यहाँ से यहाँ तक का 1/2 तो है ही, ये 1/2 मीटर तो है ही,
और साथ में यहाँ से यहाँ तक कितनी है इसकी हाइट 1/4 है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी, ये सपोज h2 थी, ये h3 है, तो ये हो गई 1/2 प्लस 1/4। 1/2 प्लस 1/4 तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/4 मीटर। तो यहाँ पर हाइट की जगह हम क्या पुट करेंगे, इस बार 3/4 पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आया 25, 25 इंटू 3/4, 25 इंटू 3/4 यानी 75/4 मीटर क्यूब। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो वॉल्यूम्स हैं, ये सारे नंबर्स एक्चुअली एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास क्या बनकर आ रहा है, एक एपी बनकर आ रहा है, जिसका पहला टर्म क्या है 25/4, अगला टर्म है 25/2, उससे अगला टर्म है 75/4 एंड सो ऑन। और ऐसे कितने टर्म्स हैं इस एपी में, 15 टर्म्स हैं, क्योंकि ऐसे 15 स्टेप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। चेक भी कर लेते हैं एक बार, सपोज ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो A2 माइनस A1 आप करके देखो क्या आएगा, 25/2 माइनस 25/4 कितना आ जाएगा, 50 माइनस 25/4, तो ये आ जाएगा 25/4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम करके देखें A3 माइनस A2 वो कितना आ रहा है, 75/4 माइनस 25/2, तो ये कितना आ जाएगा 75 माइनस 50/4, तो ये भी आ रहा है 25/4। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, सेम आ रहा है, यानी ये एक एपी बन रही है। 15 टर्म्स की एक एपी बन गई, तो अब तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। एपी का फॉर्मूला लगा के हम इन सब का सम फाइंड कर सकते हैं। वही इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के, टोटल वॉल्यूम जो कंक्रीट की लगी हुई है वो हमें पता है V1 प्लस V2 प्लस V3 कहाँ तक, V15 तक, वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो एपी क्या बन रही है, यहाँ पर लिख लेते हैं इस एपी को दोबारा से। एपी हमारी बन रही थी, पहली टर्म क्या थी उसकी 25/4, फिर थी 25/2 और फिर थी 75/4, ऐसे हमारी एक एपी बन रही थी। ए हमें दिखाई दे रहा है 25/4 और डी अभी हमने पीछे निकाला था, डी कितना निकल कर आ रहा था, वो भी 25/4 ही निकल कर आ रहा था। तो वो डी भी कितना है 25/4 ही है। एन कितना है 15 स्टेप्स हैं, तो एन हमारा 15 है। निकालना क्या है, हमें निकालना है S15। तो फॉर्मूला तो वही है, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो निकालते हैं हम, S15 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दो, 15/2, 2 इंटू 25/4, ए है हमारा 25/4 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1, तो यहाँ हो गया 14 इंटू डी कितना है 25/4, ऐसा कुछ बन के आ रहा है। ठीक है, तो कैंसिल आउट करते हैं, जो जो हो सकता है ये कट जाएगा और 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 15/2, यहाँ पर हमारे पास बचा है इसकी जगह 25/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है हमारे पास 7 इंटू 25/2, 7 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 175/2, ऐसे बचा है। 1/2 भी बाहर ले लेते हैं, तो हमारा S15 कितना आ जाएगा, 15/2 तो यहाँ था ही, एक 1/2 भी हमने बाहर ले लिया, तो ये नीचे से 2 तो बाहर आ गए, अंदर क्या बचा 25 प्लस 175, तो यहाँ हो गया 15/2 इंटू 2 4 इंटू 25 प्लस 175 करेंगे तो आ जाएगा 200, काट देते हैं इसको, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा 50, तो ये आ गया 15 इंटू 50, यानी S15 निकल कर आ गया हमारा 750, यानी जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमें निकालनी थी वो कितनी आ गई, वो आ गई 750 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर लाइट। क्यों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री भी हो गई, बायो के भी 2 चैप्टर हो गए, मैथ्स के भी बहुत सारे चैप्टर हो गए, लेकिन फिजिक्स का अभी तक एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट जो है वो हम फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस बार लाइट चैप्टर।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।